वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हमारा कहते हैं दोबारा वही सेशन, हर एक दो वीडियोस के बाद मैं जो है वही आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनको जितना मैं चीज़ों को समझता हूँ या मेरी जो राय होगी, जो मेरी एडवाइस होगी या सजेशन होगी, वो मैं आपसे इधर शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी वो चीज़ें। तो यूजुअली लोग एंग्जाइटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोगों के भी कोई इस तरह के क्वेश्चंस हों तो आई वुड लव टू आंसर, या अपना ओपिनियन मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे शमरेज़ भाई का है, ठीक है। और शमरेज़ भाई भी काफ़ी अरसे से जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। उनका यही मैसेज था कि फ़ियर भी कम है, पैनिक्स भी नहीं हो रहे। तो बस ये कि कहते हैं विविड ड्रीम्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और ब्रेन फोग रहता है, और मतलब ख्वाब और जो ड्रीम्स हैं और रियलिटी का जो है ना वो एक वो फ़र्क जो है ना वो नहीं समझ आ रहा होता। वैसे लगता है कि बस ख्वाब से ही चल रहा है ना, ये ऐसा लगता है जैसे चीज़ें पहले से देखी हुई हैं। तो वही अच्छा, मैंने ना अगेन जो लोग जो मैं सुन रहे हैं, चमेश भाई हम श्योर के सुनते रहे होंगे, मैं बड़ी दफ़ा जिक्र किया है डी रियलाइजेशन का, ठीक है। तो आपका मतलब चीज़ों से डिस्कनेक्टेड फील करना, फोगी फील करना, ठीक है। ऐसे लगना कि मैं ख्वाब में ही हूँ अभी, मतलब रियलिटी नहीं है, चीज़ें अनरियल इर्द गिर्द लगना, मतलब ड्रीमी आपको चीज़ों का फील होना, ये सब कुछ डी रियलाइजेशन के अंदर ही आता है। और डी रियलाइजेशन हो जाती है, मैंने अगेन अपने उस वीडियो में कहा था कि 1% है जिन लोगों के साथ ये सिनेरियो हो जाता है कुछ जिस तरह। और ये एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बाद या डिप्रेशन के अंदर, अब देखो आप डिप्रेस्ड हो गए हुए हो लाइफ से, कोई चीज़ जो है वो आपको जो है ना वो अपीलिंग नहीं लग रही है, और काफ़ी देर अगर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर रहे हैं। जैसे मेरे से एक और क्वेश्चन थोड़ी एक दो दिन पहले था कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। तो अगर मैंने यही कहा कि डिप्रेशन में चूँकि हम सिर्फ सैड रहते हैं, उदासी छाई रहती है, हर वक्त अंधेरा, और मतलब हर चीज़ के पास कोई मकसद नहीं है, हर चीज़ आपको फजूल लग रही होती है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी में आप डरे रहते हो। और सबसे अजीब जो काम होता है वो होता है जब एंग्जाइटी आपकी प्रोलॉन्ग कर जाए, हर वक्त डर 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 डर। एक टाइम आता है अब हर वक्त डर रहे हो, मौत से डरते जा रहे हो, मौत आ जानी है, डर रहा हूँ। अब इसके अंदर डिप्रेशन का आंसर देखो किस तरह आएगा। आप पहले तो डरते रहे हो, आपका 24 घंटे इसी में ही है कि डर रहे हो, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाते हैं, हमें डर लगता है यार ये बीमारी ना हो जाए, फिर इन दी एंड मार ही जाएंगे, डर 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 डर। इन दी एंड एक टाइम आता है जब आप लड़ते रहते हो, दिमाग है वो भी एक टाइम आता है एग्जॉस्ट कर जाता है, फिर वो उसका ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो कहता है कि यार मतलब मर जाना है तो मैं सब कुछ कर क्यों रहा हूँ, क्या फजूल ज़िंदगी, मतलब इन दी एंड तो बस ख़त्म हो जाना है, तो ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है। तो बैक ऑफ द माइंड अमूमन ये चीज़ें हमें डिप्रेस कर देती हैं। और इसी वजह से मैं हमेशा, मेरे इस चैनल का मकसद भी जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को, मैं आपने रिसेंटली देखा होगा मैं एंग्जाइटी के ऊपर या डिप्रेशन के ऊपर थोड़ी कम बात करता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक वो सलूशन है इस चीज़ का। अगेन ये डी रियलाइजेशन के ऊपर आप चाहें तो आप साइकाइट्रिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, वो आपको कोई मेडिसिन भी दे देंगे। आपकी एंग्जाइटी से जुड़ी चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, मूड बूस्टर्स मिल जाते हैं, उससे आप बेहतर होना शुरू हो जाओगे। बट इसका अब सबसे प्यारा अगर थेरेपी में इलाज है, ठीक है, आप किसी के पास भी जाओ, साइकोलॉजिस्ट, आप एक थेरेपी सेशन लेना शुरू करो, उसे ठीक हो जाएगा। हमारे साथ मसला ही यहाँ पे बहुत रेयर है, पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, ये हमारे ऐसे ममालिक हैं यहाँ पर, जिस बाहर हम देखते हैं वेस्ट के अंदर के स्कूल्स के अंदर हर इंसान के ऊपर एक जनस बैठा होता है जो उसका साइको एनालिसिस कर रहा होता है बंदा। यहाँ पे ये है नहीं। अब इसके लिए डीरियलाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन थेरेपी है टॉकिंग थेरेपी, कि जो फील होता है बोलते जाओ। मेरे से बहुत लोग इन कांटेक्ट हैं
और कुछ मेरी इस बात पे अमल करते हैं, कुछ नहीं करते, बट ट्रस्ट मी वो बड़ा प्यारा सोल्यूशन है, बोलते रहो। वैसे तो मैं साइलेंस की तलकीन करता हूँ, बट डिसऑर्डर्स के अंदर इन चीज़ों से जान छूटने की टॉकिंग थेरेपी बहुत कम, कॉग्निटिव थेरेपी की एक चीज़ है कि ज़बरदस्त काम करती है। आप उसके अंदर भी होता यही कि आप थोड़ी देर के लिए माइंडफुल हो जाते हो, जो चीज़ फील हो रही है, अनरियल फील हो रहा है, लिखना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, ठीक। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ लोगों को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकूँ, बट ट्रस्ट में कई दफ़ा मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे से एक महीने बाद मुझे रिस्पॉन्ड किया जाता है, मेरे से नंबर नहीं सेव्ड होते, वो नीचे तक चले जाते हैं। बट मेरा तब भी मकसद यही होता है कि आप लोगों के अंदर जो होता है, अब कई मेरे ऐसे भाई हैं, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, वो कीप ऑन, उनको जो फीलिंग होती है वो करते रहते हैं। उनको पता है कि मैं लेट देर सवेर भी अगर रिस्पॉन्ड करूँगा अरसलान भाई कर देंगे, ठीक है। पर मेरा सुनना इतना बड़ा मसला नहीं है, उनका बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं काउंसल नहीं कर रहा। मैंने कई लोग कहते हैं कि जी आपकी कोई फ़ी है आपकी, मैं कोई काउंसलिंग नहीं, मैं तो खुद जिस जहन्नुम से गुजारा हुआ है, मैं उसकी बेस के ऊपर एडवाइसेस दे सकता हूँ, सजेशंस दे सकता हूँ कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और मुझे पता है कि क्या चीज़ वर्क करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ उस वक्त हुआ होता, मुझे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता कि मैं वहाँ पर अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में, मेरे पास उस टाइम इतना इल्म भी नहीं था, मैं बहुत छोटा था। आई वॉज अराउंड 17 जब ये अजाब हुआ था, और जान छूटी मेरी 29-30 पे जाके। मेरी पूरा, अब ये समझ लो कि जो जवानी वाला सारा टाइम जो है वो तो ये खा गई एंग्जाइटी। बट जैसे मैच्योरिटी आई, जैसे चीज़ों को समझना शुरू किया, तो जो जो चीज़ें हेल्पफुल रही वो मैं शेयर करूँ। और मैं चाहता हूँ कि और जितने लोग हैं उनको वो सब कुछ ना होना पड़े। तो जो कुछ मेरी समझ में आता है, जो मैं करता रहा हूँ, और जो मैं चाहता था कि मेरे साथ उस वक्त वो आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कर सकूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई कहता है कि यार आपकी वीडियोस सुन के, आपसे बात करके मुझे जो है ना राहत मिली है, ठीक है। मुझे चीज़ों इन दी एंड चीज़ों का हमें समझ नहीं आ रही होती। मेरा वही समझाने का मकसद होता है कि हमें इसकी समझ आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, जो कि प्रोफेशनल होते हैं उनको बेशक बहुत ज़्यादा इल्म होता है, बट एक चीज़ होती है कि जिसने खुद इस जन्म को सहा हो ना, वो जब वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है ना, तो आपको एक कनेक्शन ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ वही मकसद होता है। बाकी इन दी एंड मैंने आपको सजेस्ट भी करना है, और हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर करो, ठीक है। फिर भी अगर चीज़ें परसिस्ट करती हैं तो कभी हिचकिचाना नहीं है, भाग जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास। अच्छा, नेक्स्ट को उम्मीद करता हूँ कि शमरेज भाई को जो है ना हो गया होगा, बाकी इंशाल्लाह उनसे मैं वैसे भी बात कर लूँगा। और अच्छा, ये मेरे से अगेन बड़ी दफ़ा क्वेश्चन हुआ है कि कहते हैं स्पिरिचुअलिज़म के ऊपर, रूहानियत के ऊपर अरसलान भाई कोई ना हमें ना बुक्स बताएं कि हमने बुक्स पढ़नी है। अव्वल तो सिर्फ स्पिरिचुअलिज़म या रूहानियत नहीं है, आपको हर एक चीज़ के ऊपर जो है ना, मेरा ख्याल है कि स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपका नॉलेज जो है उसका ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ो, ठीक है, आप फ़िलासफ़ी पढ़ो, इतनी खूबसूरत बुक्स हैं, आप कहोगे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो वो सब कुछ भी स्पिरिचुअलिज्म ही है मेरे नज़दीक, क्योंकि आप खुद एक एनर्जी हो, सब कुछ ही एक एनर्जी है, आपकी थॉट्स तक एनर्जी हैं, तो सब कुछ ही मेरे नज़दीक जो है ना वो स्पिरिचुअलिज्म में ही फ़ाल होता है। तो पर अगर टिपिकल जिस तरह हम रूहानियत अमूमन बात करते हैं, तो अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल शुरू में अगर आपका इस तरफ आप माइल हो रहे हो, तो अगेन हमारे तो पीएम प्राइम मिनिस्टर ने भी एक वो कहते हैं सजेस्ट की थी, बड़ी खूबसूरत बुक 40 रूल्स ऑफ लव। वो ज़बरदस्त बुक है। इस तरह की बेतहाशा बुक्स हैं, कहते हैं उर्दू में जो लिखी गई हैं। क्या था, मौलाना रोम का जो है वो इश्क का नज़रिया, इस तरह करके एक बुक थी बड़ी खूबसूरत। और बाकी आप बाबा इशफाक अहमद को पढ़ें, बानो कुदसिया को पढ़ें, ये इधर के मतलब जो है ना, आपको सारे मिलना शुरू होंगे। अब शुरू में जो कहते हैं कबीर थे या फरीद थे या बुल्ले शाह, इनकी जितनी भी चीज़ें मुझे शुरू बिल्कुल इनिशियली पता चली थी,
वो बाबा जी से बात चल रही थी, बाबा शफाक अहमद से, ठीक है। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, बड़े बड़े खूबसूरत अफसाने हैं। मुझे कल परसों ही ऐसी बातें करते हुए गडरिया याद आया। गडरिया इतना खूबसूरत अफसाना है बाबा जी का। अब्बू जान मेरे वाले साहब बोलते थे वो अगर सिर्फ गडरिया ही लिख के वो लिखना छोड़ देते ना तो अपनी ज़िंदगी का काम कर गए हुए। तो इतना खूबसूरत अफसाना। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आप हरमन हेसे को पढ़ें, ठीक है। उसकी इतनी खूबसूरत एक किताब है, वो कहते हैं सिद्धार्थ, वो गौतम बुद्ध के ऊपर। क्या ज़बरदस्त, मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत बुक्स में से एक है। आप वो पढ़ें। आप यहाँ पे जो फिर एक जिसके बारे में बड़ी बात करता हूँ, गुरजीफ, उसने जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट थे हर किस्म के जो थे, ठीक है, वो सूफीज़म में आए, सूफीज़म से लग गए सब, उन सब के पास गया था, दुनिया के सारे उनके पास, उससे जो कुछ सीखा उसके बाद उसकी बेतहाशा बुक्स हैं वो आपको मिले। गुरजीफ को पढ़ें आपको बड़ा मज़ा आएगा। और अगर आपका दिल करता है, बेतहाशा लोग हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। एखार्ट टोले है, उसको आप पढ़ें, ज़बरदस्त, उसकी बड़ी 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 प्यारी किताब है। अब एग्जैक्टली अभी मैंने जो नेम लिए इनके, आप बुक्स खुद ब खुद देख लेंगे, जो आपको समझ आएंगी आप उस वो टॉपिक पकड़ के जाना वो। पर इनकी सारी बुक्स जो हैं ये इसी के ऊपर, मेडिटेशंस के ऊपर, ये रूहानियत के ऊपर, इन्हीं के ऊपर है। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हम अब आगे चलते हैं। अच्छा सर, टीनेज एंग्जाइटी से रिलेटेड बता दें, वसीम भाई का था, और इस एज में होने की वजह क्या होती है। अच्छा, वैसे तो मैंने बड़ी सर्च की कि एंग्जाइटी होती है क्यों। ट्रस्ट मी, मैंने बड़ी सर्च की है और हमेशा मुझे एक ही जवाब मिला है। अब इवन के अव्वल तो मैं सख्त मना करता हूँ कि गूगलिंग नहीं करनी चाहिए किसी को, जितना मर्जी गूगल कर लो, आपको एक ही जवाब हमेशा मिला है सब आर्टिकल्स में, सब साइकोलॉजिस्ट में। उन्होंने कहा कि पता कोई नहीं है, पर इसके पीछे दो ही रीज़न हैं सबसे बड़े। एक जेनेटिक, आपके जीन्स के अंदर ये चीज़ आती है, और दूसरी है एनवायरनमेंट। मेरा मानना ये कि अगर कोई भी इंसान, ठीक है, मेरे से छोटे छोटे से बच्चे हैं, ट्रस्ट में वो मुझे बड़ा समटाइम्स होता है, वो इन कॉन्टेक्ट रहते हैं, बहुत छोटे हैं, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, उनको इतनी शदीद एंग्जाइटी है और उनको पता उनको समझाना इतना मुश्किल होता है कि उनको कि मुझे नहीं समझ आती मैं किस तरह बताऊँ उनको। मैं मतलब उनको कह दूंगा कि आपको बेटा एंग्जाइटी है, उनको वो एंग्जाइटी क्या चीज़ होती है, वो इतनी अजीब फीलिंग है। हम बूढ़े बाबे हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आती, इतनी अजीबोगरीब चीज़ है, उनको क्या समझ आएगी। फिर उस एज के अंदर यूजुअली जो डॉक्टर्स भी होते हैं ना, वो भी हिचकिचाते हैं उनको मेडिसिन देने के लिए, बिना कि अभी छोटी एज है, इस तरह है। फिर उनको कहना कि अच्छा ये चीज़ नहीं खानी, ऐसे नहीं करना, वो उसके अंदर भी बाज नहीं आते, ठीक है। वो हर वक्त, अच्छा बड़ी शदीद इस्लाम में एंग्जाइटी हो गई, अच्छा बेटा खाया क्या था, मैं तो बारबेक्यू खा के आया हूँ, मैं तो बारबेक्यू खाई है, मैंने तो फलां चीज़ खाई है, मैंने ये चीज़ें खाई हैं, मैंने तो पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया था। तो वो हम जो है ना, इस एज के अंदर ये चीज़ें भी कंट्रोल नहीं होती, तो और इरिटेटिंग होता है। वजह क्या होती है, हम बोर्न, इस तरह ही एक वो डॉक्यूमेंट्री थी, शायद ना ज़ईद कीस्त शायद नाम था उसका, तो उसके अंदर वो मैंने पहली दफ़ा इसको देखा था कि उसके बाद मैंने शुरू किया था कि कई जीन्स होती हैं, ठीक है, वो बोर्न, वो शुरू से ही एग्रेसिव होते हैं। जिस तरह बच्चे हैं ना, वो शुरू से ही एग्रेसिव पैदा हुए हैं। अब अगर तो उनको वो उन एग्रेशन के साथ उनको कोई मिल गई है गलत किस्म की कंपनी, थोड़े से बड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक गलत इंसान ही बन जाएंगे, कि उनका एग्रेशन जो है उनको उस तरफ अपील भी करते होगा उसको गलत एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। उसकी निस्बत अगर कोई बहुत ही पोलाइट बच्चा अगर पैदा हुआ है, या नॉर्मल मतलब होता नहीं जीन्स मतलब बड़ी, जिस तरह हम लोग एंग्जाइटी वाले जो लोग होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है सोसाइटी का, ये अगर गंदी भी बैठ जाएगी, वो उधर भी घबराए और शर्माए बैठे होते हैं, मैं ठीक है, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। इधर क्या मसला होता है, हम चीज़ों को टेक नहीं कर पाते, हम हार्श रियलिटीज़ को टेक नहीं कर पाते। एक जो बच्चा बोर्न सेंसिटिव है, ठीक है, वो उसके सामने हार्श रियलिटीज़, कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसे आ जाता है। जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे वालिद साहब की जो डेथ थी, मेरे और भी भाई थे,
ठीक है, और उनका भी मेरे वालिद साहब के साथ उतना ही प्यार था, जुनूनी प्यार था हम सबका, ठीक है। पर मैं बिल्कुल ही हिल गया क्योंकि बोन सेंसिटिव था, मेरी वो सकत नहीं थी, मुझे वो ज़्यादा हिला गया वो इंसिडेंट, ठीक है। इस तरह मैंने कई वो मेरे हैं ना लिसनर्स, वो कहते हैं कि इस्लाम भी समझ नहीं आती, कोई बहस हो जाए, कोई इस तरह जो हमारे हाथों में पसीने आ जाते हैं, हमें ना एक होता है गुस्सा आना, एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, डर सा भी होता है और एक अजीब सा ना वो आ जाता है, क्योंकि हमारी अंदर खसलत एक उस तरह बन गई है, बोन वैसे। और इसके ऊपर फिर इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट आता है तो हम शेप ले लेते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे अगर बोन सेंसिटिव पैदा हो गए हैं, तो अगर लाइफ के अंदर जल्दी उनके सामने कोई ऐसी हार्श रियलिटीज़ आ गई हैं जो उनके लिए, अब देखो वो यकदम वो किसी जनाजे पे चले गए हैं बच्चे, उधर मैंने देखा है कई दफ़ा जनाजे होते हैं साढ़े भागने, अगर कोई बूढ़ा ही सेंसिटिव सा बच्चा है, वो भी टीन एज में है, थोड़ा सा घबराया सा है, वो जाके उसको करीब से देखेगा ना वो सारे अमल को जो मौत का है या इस तरह, डरेगा, डर सकता है। और यूजुअली एंग्जाइटीज़ इस तरह ही होती हैं, कोई करीबी दादी की, खाला की इस तरह कोई डेथ हो जाती है, वो बच्चे जो है ना वो कहते हैं अरसलान भी इस तरह हुआ था, तब से जो है ना ये हाल है, नहीं कोप कर पाते हैं। तो इसलिए टीन एज के अंदर ये हो सकता है। और वही लोग होते हैं जिनको टीन एज में हो जाए तो टीन एज में हो जाए, नहीं तो लाइफ के किसी हिस्से में जाके वो एक्सपोज जब हो जाती हैं ना रियलिटीज़, तो वो नहीं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो एक ये मेरे नज़दीक जो है ना ये दो फैक्टर्स मिलते हैं, आपका जेनेटिक भी और आपका फिर एनवायरनमेंट भी। अस्सलाम भाई, IBS और GERD के बारे में तफसील से बताएं। अच्छा, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं IBS और GERD के ऊपर। IBS और GERD देखें ये क्रोनिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। और मैंने कल परसों भी इस तरह की बात करते करते मैं किसी को बताया कि मेरे ना स्टोमिक का, मेरे ब्लैडर का इतने मसले, मैं इतनी मेडिसिन खाता था, ट्रस्ट मी ये तो अलग बात है। मैं अब मेरा रिफ्लेक्सिस का इशू था, GERD के अंदर आपको रिफ्लेक्सिस आते हैं, आपको हार्ट बर्न होता है, जिसकी वजह से लोग कई दफ़ा कार्डियोफोबिक जो होते हैं उनका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। वो बेसिकली GERD तंग कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्सिस जा रहे होते हैं। आपके गले के अंदर जो है ना वो आके लगते हैं, गले पके रहना या इस तरह की चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी। मेरी खांसी नहीं थी छूटती, और वो मेन मसला उसके पीछे GERD था। ट्रस्ट मी, मैं TB की दवाइयाँ खाता रहता था कि शायद वो है। मुझे एक डॉक्टर ने वो इस तरह ही बोल दिया कि यार ये वो ही ना हो तो ये वाली दवाइयाँ, मुझे जो खाता रहा नहीं फ़र्क पड़ता था कुछ। इसी तरह ये मैदे की दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ खाई हैं मैंने पूरी ज़िंदगी। मैंने जो है ना मुझे तो और कुछ याद ही नहीं, खाने से ज़्यादा तो मैंने यही सब कुछ खाया, खाता नहीं असर करता था। पर जैसे ही मेरी एंग्जाइटी नीचे आना शुरू हो गई, जैसे ही मेरी एंग्जाइटी ठीक हुई, सब कुछ ठीक हो गया। मैं ज़ीरो एपिटाइट पे था, मैं से कुछ खाया नहीं था, मैं लिटरली पानी पीता था तो मुझे मतली हो जाती थी। तो उसके बाद जैसे ही 2-4 महीने के बाद जैसे ही मैं वो जिस तरह भी मेडिसिन के साथ या जिस तरह भी मेरी एंग्जाइटी ठीक होना शुरू हुई, मैं लिटरली वो 46 kg से, मैंने उसके ऊपर भी एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, 46 से मैं कहते हैं 70 के पास चला गया था विद इन मंथ, मतलब मंथ्स के अंदर ही 2-3 मंथ के अंदर मैंने इतना वेट गेन करना शुरू, ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई। तो ये डिफरेंस है कि एंग्जाइटी, आपका ये जो क्रोनिक इश्यूज़ हैं ना, ये बेसिकली हमारे दिमाग से जुड़े होते हैं और ये तंग करते हैं हमें। IBS भी और GERD भी। अब कई मुझे लोग मैसेज करते हैं, वो कहते हैं अस्सलाम भाई मुझे तो पता नहीं ज़िंदगी के कितने साल गुजर गए, हमारा पेट नहीं ठीक होता। अब अंदाज़ा लगाओ इंसान को डायरिया 2-3 दिन हो जाए क्या हाल हो जाता है। तो वो कहते हैं इस तरह ही रहता है हमारे साथ मसला में। बेसिकली पीछे यही मसाइल है। आपकी जैसे ही ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आप एंग्शियस रहना ख़त्म करोगे, लाइफ इजी हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। अब हर वक्त बस स्टिफ रहते हो, हर वक्त इस तरह परेशान रहते हो, फिर आपका स्टोमिक जो है वो भी हर वक्त जो है ना वो ओवर एक्टिव हुआ होता है, गैसेस ऊपर छोड़ रहा है, 100 मसाइल चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एंग्जाइटी से जुड़ी हैं, और जैसे ही वो ठीक होना चाहिए, आपके ये क्रोनिक इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके कई दफ़ा मेडिसिन से ठीक नहीं होते। क्रोनिक वो इश्यूज़ होते हैं जो कि 2 से 6 महीने के अंदर अंदर अगर नहीं ठीक हुए ना, वो परसिस्ट कर रहे हैं आपकी मेडिसिन लेने के बाद भी, तो इसका मतलब है वो क्रोनिक इश्यूज़ हैं। तो क्रोनिक इश्यूज़ ये आपके मोस्टली आपके मेंटल स्टेट के साथ, आपके स्ट्रेसेस के साथ जुड़े होते हैं। आपकी स्ट्रेस ठीक होना शुरू होती है, जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल दी,
सारी आपके जो सिम्टम्स हैं वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए, पर अगेन ये सब ये नहीं है कि आपने एंग्जाइटी की दवाई खानी, एंग्जाइटी ठीक हुई, इसके लिए आपको अपनी बाकायदा डाइट ठीक करनी पड़ेगी। स्पेशली जिस टाइम एंग्जाइटी ट्रिगर्ड है, आपका ये GERD और IBS ये भी ट्रिगर्ड है, तो ये ज़्यादा आपका स्टोमिक तंग करेगा, तो आपको अपनी डाइट हल्की रखनी है कि ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करें हल्की सी, जब भी आपने मील खाया, जब भी खाना खाया, आधा पौना घंटा वॉक करें। मेरी ट्रस्ट मी आज तक स्टिल ये आदत है, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर फिर भी मेरी आज तक आदत है, मैंने जब भी कोई भी खाना खाना है मैंने बाहर जाके वॉक करना शुरू कर दिया। आज तो वैसे ही आजकल बारिशें हो रही हैं, मैं फिर भी अंदर जो है ना ड्राइंग रूम से टीवी लॉन्च से ड्राइंग रूम, इस तरह जो है ना कानों में लगा के ना कोई सॉन्ग्स वगैरह, कोई लेक्चर वगैरह मैं फिरता रहता हूँ बैठ के। मुझे भी इतनी आदत है, तो इसको हैबिट बना लें आप। आपके लिए वैसे भी एक एक्सरसाइज भी है, और दूसरा ये कि आपको ये जो इश्यूज़ है ना GERD और IBS के, इनसे भी एक जान छूटी रहती है आपकी। अच्छा ये एक क्वेश्चन था इसके ऊपर ना, हार्ट रेट जो है ना, पैनिक अटैक होता है तो वो कहते हैं हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। देखो बड़े डिफरेंट सिम्टम्स हैं। आप एंशियस होते हो ना, सिर्फ आप ना, हम पैनिक अटैक को बड़ी डिफरेंट चीज़ लेते हैं। आप कभी ना, आपके सामने अगर कोई शेर आ जाए, कोई रीछ आ जाए आपके सामने, कोई ऐसे कोई भूत आ जाए एकदम, आप जिस खौफ के अंदर एकदम जाओगे ना, आपके हाथों से पसीने आएंगे, आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। एंग्जाइटी सेम वही चीज़ है, पर ये क्या है, एंग्जाइटी को वो बोलते हैं रॉन्ग अलार्म है, और अलार्म हमारे जिस्म का एक ख़राब हो गया कि सामने कोई भी नहीं है, बार हमने जूम कर लिया कि पता नहीं मेरे सामने कोई चीज़ आ गई है, या मतलब जिस तरह के मुझे कोई बीमारी होने लगी है, या इस तरह होने लगा, या मैंने मर जाना है, या कोई फलां जिस तरह मरा था मैंने भी उस तरह हो जाना, इस तरह हमने अपने सामने कोई डरावनी चीज़ इस तरह सोच के रख ली है, और हमारा फिर वो हाल होता रहता है, ठीक है। अब कोई लोग वो कहते हैं यार इतनी ज़्यादा मतलब जो ना हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, इतना यूरिन बार बार आई जाता है। देखा नहीं, वो जब बंदा डरा हो तो आ जाता है, आपको ज़्यादा यूरिन आता है, बिल्कुल वही है, आपको बार बार वो इश्यूज होते हैं। तो सारा आप 24 घंटे उस खौफ के अंदर रह रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हैं बेसिकली। आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाना, पसीने आना, आपको लग रहा है इतनी कुछ होने लगा है, बस अभी गए। तो ये सारे जो है ना, ये उसके सिम्टम्स ही हैं। बस सिम्टम नहीं, मतलब उसकी एक क्या करें, एंग्जाइटी के वो हैं, फियर के आपके फिज़िकल इफेक्ट्स हैं जो होते हैं। अच्छा वो आखिरी क्वेश्चन है, ये पीछे जो Q&A की वीडियो थी उसके नीचे बड़े प्यारे ये क्वेश्चंस थे कुछ, तो उनको मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। क्वेश्चन था, am I in present moment when I'm listening to YouTube lectures or YouTube audio books or music things। अच्छा बिल्कुल, मैंने एक वीडियो के अंदर बोला था कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अगर बात पे आपका इंटरेस्ट नहीं भी बन रहा ना, तो मेरे हर लफ्ज़ के बाद जो मैं छोटा सा पॉज लूँगा ना, उस पर गौर करते रहना। मैं भी बैठे है ना, बैठे हो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये बीच में पॉज आया, बस उस पर फोकस रखा। आगे क्या बोलने लगा हूँ वो आपको नहीं पता अभी, पर ये चीज़ आपको एक ना माइंडफुल, एक गेम की तरह होगी, आपको माइंडफुल रखेगी। यही मेडिटेशन है कि उस वक्त जब मैं अगला लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, उसके बीच में जो ब्रेक आई है, आपने जैसे उसके ऊपर स्टे किया है, आगे में आपको पता है मैं कुछ बोलने लगा हूँ, अब उस वक्त आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं होगा कि मेरी नौकरी क्या है, मैंने क्या करना है, मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, मैं ये तो नहीं, मैंने खाना क्या खाना था, ये है वो है, 100 किस्म की चीज़ें जो हम सोचते रहते हैं, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उस लम्हे आप उस जगह पे होगे कि ये पॉज है, आगे क्या आएगा, बस। तो बिल्कुल अगर आप पूरे फोकस से, अपनी पूरी इंटेंशन के साथ
कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई बात सुन रहे हो, आप उसमें वंडरिंग नहीं कर रहे कि बैठ के सुन मुझे रहे हो, पर दिमाग आपका यार मैंने कल इस तरह भी जाना है, उधर जाऊंगा काम करने, फलां बंदे से मिलना है, उससे पैसे लेने हैं, ये करना है, वो करना है, या इस तरह के यार पहले मैंने अगर इस तरह किया होता आज मैंने इतने पैसे थोड़े से और कमा लेने थे। इधर मैं जो है वो बोंगियाँ मारने लगा हूँ वहाँ पे, नहीं आपका दिमाग आगे पीछे फिर रहा है। तो ये जो है ना ये वंडरिंग है, ये एंग्जाइटी क्रिएट करती है आपके अंदर, ठीक है। तो इससे निकलना है तब कि अगर आप कुछ सुन रहे हो पूरे होश के साथ एक एक वर्ड, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट डेवलप किस तरह करना है कि मतलब जिस तरह मैंने बताया कि बात में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो पॉजेज में, ठीक है, किसी और को मतलब कोई और को म्यूज़िक लगा लो, पूरे होश के साथ अगर आप सुन रहे हो पूरे मतलब अपने फोकस के साथ, बेहतरीन माइंडफुल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन होती क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में आना। वो जो मैं एग्जांपल कि सांस वाली प्रैक्टिस बताता हूँ वो तो एग्जांपल है, करो तो वेरी वेल डन, नहीं तो किसी भी वे से आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ रहे हो, बस दैट्स इनफ। आई वांट टू, अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, शुड आई सी अ साइकाट्रिस्ट और न्यूरोफिजिशियन। नहीं, ये स्लीप क्वालिटी के लिए सबसे पहले तो आपको जो नेचुरल वे है ना वो करो, और वो नेचुरल वे ये है कि खाने से 3 से 4 घंटे पहले खाना, वो सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाना खाओ, वॉक करो, दिन के अंदर एक एक्सरसाइज रखो जिससे आपकी बॉडी जो है वो थकी हो। तो आपकी थकी बॉडी जब जाकर लेटेगी यूजली आपको नींद आ जाएगी, इफ़ यू आर नॉट इंसोम्नियक, ठीक है। बट अगर आप इंसोम्नियक को या इस तरह का कोई आपके साथ इशू हुआ है कि आपको नींद बहुत कम आती है, जो बहुत ही मतलब जो है ना वो डिस्टर्ब नींद आती है, तो साइकाइट्रिस्ट के पास लाजमी जाओ। न्यूरोफिजिशियन की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, वो भी आपको जो भी बात बोलेगा, ठीक है। अगर तो आपका ज़्यादा मसला नहीं होगा वो भी आपको यही बता देगा कि ये कई मल्टी विटामिन्स दे देते हैं, उसी से बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, बड़े नेचुरल फार्मूलाज होते हैं उनके पास, वो दे देंगे। नहीं तो वो कोई अगर प्रिस्क्राइब करनी होगी आपको मेडिसिन वो भी वो कर देंगे। तो इस साइकाइट्रिस्ट के पास आप विजिट कर लो, आपकी नींद का मसला ठीक हो जाएगा। पर उससे पहले खुद से जो है बॉडी को पूरी तरह से थका के सोने चले जाए। उससे भी ज़्यादा बेहतर ये कि सोने से पहले ज़रा शावर ले लिया, ज़रा गर्म पानी के अंदर जाके सो गए, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त नींद आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आई एम डन। बाकी आप लोगों के अगर कोई और क्वेश्चंस वगैरह हों, आपको लगे कि कहते हैं मुझे उनको आंसर करना चाहिए, ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, जो वहाँ पर लोग हैं वो वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं, मैंने भी वहीं से लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। आप मेरे पर्सनल में अगर इंस्टाग्राम पे हो आप वहाँ पे भेज सकते हो, arsi.khan.94, वहाँ पे क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा और उनको इधर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा। नीचे यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी अगर आप कमेंट करोगे मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।